स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बीम्स का। टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर्स हमने कंप्लीट कर लिए और हम बीम्स स्टडी करेंगे। बीम्स आर स्ट्रक्चरल मेंबर्स दैट सपोर्ट ट्रांसवर्स लोड एंड आर देयरफॉर सब्जेक्टेड टू प्राइमरी प्रेशर आर्गुमेंट। बीम्स ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं जो कि ट्रांसवर्स लोड्स को सपोर्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टली प्लेस किए जाते हैं, और जो वर्टिकल लोड्स होते हैं ये उनको सपोर्ट करते हैं और अपने एंड्स के ऊपर उनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इनके अंदर जो इंटरनल फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं वो बैंडिंग के फॉर्म में होती हैं, क्योंकि बीम्स हैं वो उनके ऊपर जो लोड अप्लाई होता है तो वो बैंड होती है। The substantial amount of axial load is also present in member is referred to as beam column। अगर बैंडिंग के साथ साथ एक्सियल लोड भी प्रेजेंट हो तो ऐसे मेंबर को हम बीम कॉलम कहेंगे। Although some degree of axial load will be present in any structural member, in many practical situations this fact is negligible and member can be treated as beam। कुछ एक्सियल लोड जो है वो हर हाल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर वो प्रेजेंट होगा, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर वो इफेक्ट, उसका जो इफेक्ट होता है एक्सियल लोड का वो नेग्लिजिबल होता है। तो उस केस में हम मेंबर को एज ए बीम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। A structural member is considered to be a beam if it is loaded as to cause bending। अगर ऐसे से लो आप उसको लोड करें कि उसको ऐसे मेंबर जो बेंड हो, ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर को हम बीम कहेंगे, कंसिडर करें। कॉमनली यूज क्रॉस सेक्शनल शेप्स इंक्लूड WS एंड M शेप्स। जो बीम्स के लिए स्ट्रक्चरल स्टील बीम्स के लिए जो शेप्स यूज़ होती हैं क्रॉस सेक्शनल शेप्स, वो उनमें मोस्टली जो W वाइट लाइन स्टैंडर्ड शेप, S शेप और M शेप जो यूज होती हैं। चैनल शेप्स आर समटाइम यूज्ड एज आर बीम्स बिल्ट अप फ्रॉम प्लेट्स फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ आई आर ब्लॉक शेप्स। जो चैनल प्लेट्स हैं, चैनल शेप C शेप्स जो अमेरिकन स्टैंडर्ड चैनल शेप है उसका हम C शेप भी कहते हैं, उस समटाइम हम यूज़ करते हैं बिल्ट अप बीम्स के लिए। उनके वेब्स को अगर आप बैक टू बैक ज्वाइन कर देंगे तो वो आई फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है, और या आप उनके बॉक्स शेप में ज्वाइन कर सकते हैं। डबल सिमेट्रिक शेप्स सच एज द स्टैंडर्ड रोल WM एंड S शेप्स आर मोस्ट एफिशिएंट। बीम्स के लिए जो डबल सिमेट्रिक शेप्स हैं मीन जिनके अंदर दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाता है, वर्टिकल जो इनमें W शेप्स हैं, M शेप्स हैं, S शेप हैं, वो मोस्ट एफिशिएंट शेप्स हैं। Figure shows two types of beam cross sections: a hot rolled W symmetric I shape W section and a welded W symmetric built up shape। दो शेप्स I शेप हैं दोनों, एक हॉट रोल्ड शेप है और एक बिल्ट अप शेप है। हॉट रोल्ड शेप में ये W सेक्शन शो हो रहा है, ठीक है, वाइट फ्लैंज शेप, और I शेप के अंदर प्लेट गर्डर है। इसके अंदर प्लेट गर्डर के अंदर 3 प्लेट्स जो है वो डिफरेंट को इस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। तो जो रिजल्टेंट शेप होती है उसको हम बिल्ट अप आई शेप कहते हैं, और ये मोस्टली प्लेट गर्डर्स जो ब्रिजेस के अंदर यूज़ होते हैं वहाँ पे हम इस तरह की शेप यूज़ करते हैं। और कॉलेज द रिक्वायर्ड अवेलेबल स्ट्रेंथ और मोमेंट, जो स्ट्रेंथ है वो मोमेंट की फॉर्म में होगी, ठीक है। बीम्स की जो स्ट्रेंथ है वो मोमेंट की फॉर्म में होगी, हम मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। फॉर लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर LRFD इक्वेशन कैन बी रिटन एज MU शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 5 BMN। जो LRFD इक्वेशन है फ्लैगर के लिए वो है MU शुड बी लेस दैन और इक्वल टू 5 BMN। MN इज द रिक्वायर्ड मोमेंट स्ट्रेंथ, मैक्सिमम मोमेंट काज्ड बाय द कंट्रोलिंग लोड कॉम्बिनेशन फ्रॉम ASC7। MU जो है वो लोड इफेक्ट है, लोड इफेक्ट किस फॉर्म में होगा, अब मोमेंट की फॉर्म में होगा, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की फॉर्म में होगा। पहले एक्सियल जो मेंबर्स थे, टेंशन मेंबर या कंप्रेशन मेंबर, उसमें जो लोड इफेक्ट था वो हम एक्सियल लोड की फॉर्म में कैलकुलेट करते थे। तो बीम्स के लिए जो लोड इफेक्ट है MU वो हम बेंडिंग मोमेंट की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। मीन्स लोड कंट्रोलिंग लोड कॉम्बिनेशन जो है उससे जो बेंडिंग मोमेंट आएगी वो हम यूज़ करेंगे एज MU। 5B इज़ द रेजिस्टेंस फैक्टर फॉर बेंडिंग फ्लैगर। 5B जो बेंडिंग के केस में रेजिस्टेंस फैक्टर है इसकी वैल्यू 0.9 यूज़ करते हैं। और MN इज़ द नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ, ठीक है, MN जो है वो नॉमिनल स्ट्रेंथ है, मोमेंट की फॉर्म में हम ये कैलकुलेट करेंगे। फॉर अलाउएबल स्ट्रेंथ डिज़ाइन AST मेथड के अंदर जो इक्वेशन बनेगी वो MA शुड बी लेस दैन इक्वल टू MN ओवर ओमेगा B। MA जो रिक्वायर्ड मोमेंट स्ट्रेंथ है,
मैक्सिमम मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू द लोड कम्बिनेशन फ्राम SC7, जो अप्लाई लोड में मैक्सिमम जो लोड की वजह से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो एम ए है, और MN ओवर ओमेगा बी इज़ द अलाउएबल स्ट्रेंथ। ठीक है, नॉमिनल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ द अलाउएबल स्ट्रेंथ। 5B सेफ्टी फैक्टर फॉर बेंडिंग इज़ 1.67। बेंडिंग स्ट्रेस एंड प्लास्टिक मोमेंट। To be able to determine the nominal strength MN, we must first examine the behavior of beams throughout the full range of loading from very small to the point of flare। जो नॉमिनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है वो जो फ्लोरियल बिहेवियर है बीम्स का वो स्टडी करना है। फ्लोरियल बिहेवियर किस तरह स्टडी करेंगे? स्मॉल लोड से पॉइंट ऑफ फ्लैर से, मीन्स स्मॉल लोड अप्लाई करेंगे और आस्ते आस्ते उसको इंक्रीज़ करेंगे अनटिल आप उसको पॉइंट ऑफ फ्लैक्स पे ऊपर ले जाएँ। तो उसमें हम एक बीम जो है वो ज्यूम करते हैं, ये जो है वो ए बी बीम हमने ज्यूम किया। इसके लिए जब आपने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है या किसी भी एक पॉइंट के ऊपर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी है, तो आप वहाँ पे सेक्शन ब्रेक करते हैं, एक साइड वाला पोर्शन आप ज्यूम करते हैं और उसके लिए इक्वेशंस ऑफ एक्विलिब्रियम के थ्रू आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लेते हैं या शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशंस डिटरमिन कर लेते हैं। ठीक है, ये आप एलिमेंट्री एनालिसिस में भी पढ़ा है, मैकेनिक्स मटेरियल में भी पढ़ा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर भी पढ़ा है। Beam is oriented so that bending is about the major principal axis for I shape, it will be x axis। बीम जो इस तरह से है प्लेस की जाए कि जो बेंडिंग है वो मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हो रही है। मीन ये जो एक्सिस हैं एक्स एक्सिस, इसको हम मेजर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो बेंडिंग जो इस एक्सिस के अबाउट हो रही है। ठीक है, मीन्स डाउनवर्ड या अपवर्ड अगर ये डिफ्लेक्ट होगा बीम, तो बेंडिंग जो है वो मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट होगी। मीन्स बेंडिंग की वजह से जो क्रॉस सेक्शन रोटेट कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो उसको हम माइनर एक्सिस बेंडिंग कहेंगे या वाई एक्सिस बेंडिंग कहेंगे। ठीक है, ये इस तरह देख सकते हैं आप, जो लेफ़्ट साइड पे फिगर है इसमें बेंडिंग जो है वो डाउनवर्ड हो रही है। ठीक है, तो रोटेशन जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट हो रही है, तो इसको हम एक्स एक्सिस बेंडिंग या मेजर एक्सिस बेंडिंग कहते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो मेजर प्रिंसिपल एक्सिस है, जबकि वाई एक्सिस जो है माइनर प्रिंसिपल एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन हो रही है, ठीक है, तो हम उसको माइनर एक्सिस बेंडिंग या वाई एक्सिस बेंडिंग क्या है। यहाँ पे देख लीजिए डब्ल्यू शेप है, अगर अपवर्ड ऐसे बेंडिंग हो रही है, ये डाउनवर्ड भी हो रही है। ठीक है, तो ये मेजर एक्सिस बेंडिंग है। अगर साइड पे हो रही है, ठीक है, साइड की तरफ बेंड हो रहा है, तो उसको हम माइनर एक्सिस बेंडिंग मीन्स बेंडिंग की वजह से अगर रोटेशन एक्स एक्सिस के अबाउट मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हो रही है तो उसको हम मेजर एक्सिस बेंडिंग कहेंगे, और अगर माइनर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रही है बेंडिंग की वजह से तो हम उसको माइनर एक्सिस बेंडिंग कहेंगे। तो हम जो अजम्पशन ले रहे हैं कि बीम जो है वो इस तरह से प्लेस्ड है और लोड इस तरह से अप्लाई हो रहा है कि जो बेंडिंग है वो मेजर प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हो रही है। ठीक है, For a linear elastic material and small deformations, the distribution of bending stress will be as shown in figure below। जो बेंडिंग स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी एक क्रॉस सेक्शन के ऊपर थ्रूआउट द क्रॉस सेक्शन डेप्थ वो इस तरह से होगी। ठीक है, ये हमने मैकेनिक्स मटेरियल के अंदर फ्लोयर फार्मूला ड्राइव किया था और उसके हमने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड की थी, ग्राफ ये ड्रा किया था। तो मैक्सिमम किसी भी पॉइंट वाई के ऊपर जो न्यूट्रल एक्सिस से पॉइंट डिस्टेंस वाई के ऊपर जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो एफ बी है। जो टॉप लेयर्स हैं मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर स्ट्रेस जो मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो स्ट्रेस जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी और न्यूट्रल एक्सिस पे जाके ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस से बिलो आप मूव करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस जो है वो लीनियरली इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब टॉप पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कंप्रेसिव स्ट्रेस हो रही है और बॉटम पे जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस। जब आप बीम को इस तरह से बेंड करेंगे टॉप पे जो लेयर्स हैं वो कंप्रेस होंगे और बॉटम के लेयर्स स्ट्रेच होंगे। ठीक है, तो इसलिए फ्रिजल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने पढ़ी थी वो इस तरह से आती है हमारे पास। टॉप पे मैक्सिमम है कंप्रेशन में, बॉटम पे मैक्सिमम जो है वो अपोजिट साइड पे मीन्स टेंशन में है। इसके दरमियान में ये लीनियरली वेरी कर रही है और न्यूट्रल एक्सिस पे ये ज़ीरो है। वाई जो डिस्टेंस है वो न्यूट्रल एक्सिस से उस लेयर तक का डिस्टेंस होता है जहाँ पे आप स्ट्रेस फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये हमारा डिस्टेंस वाई होगा न्यूट्रल एक्सिस से उस पॉइंट तक। जो डबल सिमेट्रिक शेप है इसमें न्यूट्रल एक्सिस जो है वो सेंटर के ऊपर लाई कर रहा होगा।
तो ये हमारे पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसमें देखें कि जो टॉप और बॉटम जो लेयर्स हैं वो उनके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं, जबकि दरमियान वाली जो लेयर्स हैं वो अभी मैक्सिमम स्ट्रेसेस उन पे मैक्सिमम से कम वैल्यू। फॉर एलिमेंट्री मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल द स्ट्रेस एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द फ्रोजल फार्मूला। जो फ्रोजल फार्मूला हमने ड्राइव किया था सिग्मा बी इक्वल टू एम वाई ओवर आई, इसमें हम स्ट्रेस को एफ से स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एफ बी हो जाएगा। स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, इसको हम फ्लोजल स्ट्रेस कहते हैं, इक्वल टू एम वाई ओवर आई एक्स, ठीक है। एम जो है वो मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट है किसी भी क्रॉस सेक्शन के ऊपर, और वाई जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिस पॉइंट के ऊपर हम जो है स्ट्रेस फाइंड करना चाह रहे हैं। मीन्स एक क्रॉस सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट ले लेंगे। अब क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद उस क्रॉस सेक्शन में किस पॉइंट के ऊपर हम स्ट्रेस फाइंड करना चाह रहे हैं उसका हम डिस्टेंस ले लेंगे एक्स एक्सिस से, प्रिंसिपल मेजर प्रिंसिपल एक्सिस से। एंड आई एक्स इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रल एक्सिस, और आई एक्स जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर बेंडिंग वाई एक्सिस के अबाउट होगी तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो वाई एक्सिस के रेफरेंस से लेंगे। और होमोजीनियस मटेरियल द न्यूट्रल एक्सिस कंसाइड्स विद द सेंट्रोइडल एक्सिस, होमोजीनियस मटेरियल है तो न्यूट्रल एक्सिस हमेशा कंसाइड करेगा सेंट्रोइडल एक्सिस पे, और जब सिमेट्रिक शेप होगी तो उसमें सेंट्रोइड जो है वो सेंटर पे होगा, देखो हाफ ऑफ द डेप्थ पे होगा। फ्रोजल फार्मूला इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस ऑफ ए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्रोजल फार्मूला जो है जो हमने ड्राइव किया था उसमें हमने ज्यूम किया था linear distribution assume कि strain की from top to bottom, which in turn is based on the assumption that cross section are plane before bending remains plane after bending। ये assumption हमने पढ़ी थी कि क्रॉस सेक्शन जो हैं वो प्लेन रहेंगे बेंडिंग से पहले भी और बेंडिंग के बाद भी, जस्ट वो रोटेट कर देंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शन रोटेट होगा लेकिन प्लेन रहेगा। In addition, the beam cross section must have a vertical axis of symmetry and the load must be in longitudinal plane containing this load। इसके अलावा जो बीम क्रॉस सेक्शन है उसमें वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होना चाहिए। इस तरह यहाँ पे ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इस एक्सिस के अबाउट दोनों साइड पे जो शेप है वो सिमेट्री का, ठीक है। और लोड जो है वो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मीन्स ये जो लोड आपको नज़र आ रहे हैं पॉइंट लोड या डिस्ट्रीब्यूट लोड, ये इस लाइन के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे या इस लाइन से हट के किसी साइड पे अप्लाई ना हो रहे हैं, बल्कि ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर लाई कर रहे हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेस विल अकर एट द एक्सट्रीम फाइबर वेयर वाई इज मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगी, पहले मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम फाइबर पे यहाँ पे प्रोड्यूस होगी जहाँ पे वाई की वैल्यू जो है वो सी है के इक्वल होती है, ठीक है। वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो सी, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सी जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम लेयर तक का डिस्टेंस है, जबकि वाई किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट तक का डिस्टेंस आप ले सकते हैं, ठीक है। देयर आर टू मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन टॉप फाइबर एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन बॉटम फाइबर। दो मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं, टॉप फाइबर्स के अंदर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस हैं और बॉटम फाइबर्स के अंदर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है। ये इस केस में है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग के केस में अगर बेंडिंग लोड इस तरह से अप्लाई हो रहे हैं कि बेंडिंग जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, उस केस में टॉप पे कंप्रेशन होगी और बॉटम पे टेंशन होगी। फ्रॉम मैक्सिमम स्ट्रेस फ्लोजर फार्मूला कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म। जब मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए अगर हम फ्लोजर फार्मूला लिखें तो यहाँ पे वाई की जगह पे सी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लेयर तक का डिस्टेंस जो है उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एफ मैक्स आ जाएगा, यहाँ पे एफ बी की जगह पे एफ मैक्स आ जाएगा, ठीक है। मीन्स मैक्सिमम फ्लोजर स्ट्रेस और वाई की जगह पे सी आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। तो एम सी ओवर आई एक्स हमारे पास बन जाएगा फार्मूला मैक्सिमम स्ट्रेस का। सी इधर आके आई एक्स से डिवाइड कर दें अगर हम, तो इस टर्म को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सेक्शन मॉडुलस से। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं तो सेक्शन मॉडुलस भी एक्स एक्सिस के अबाउट होगा। तो आई ओवर सी टर्म को हम रिप्लेस कर देते हैं एस एक्स से, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस से। where C is the perpendicular distance from neutral axis to the extreme fiber। C जो perpendicular distance है न्यूट्रल एक्सिस से लेकर एक्सट्रीम फाइबर तक, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक का perpendicular distance ये C है। एंड एस एक्स इज़ द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एस एक्स जो इसको हम इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कहते हैं।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप सी से डिवाइड करते हैं, इसको हम जो है इस टर्म को हम सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। फॉर एनी क्रॉस सेक्शन शेप द सेक्शन मॉडुलस विल बी कांस्टेंट। किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल शेप के लिए सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी और वो गिवन होगी मैनुअल के अंदर। फॉर एन अनसिमेट्रिकल शेप क्रॉस सेक्शन एस एक्स विल हैव टू वैल्यूज। अगर शेप अनसिमेट्रिकल है तो एस एक्स की दो वैल्यूज़ होंगी, एक एक्सट्रीम टॉप एक्सट्रीम फाइबर के लिए और एक बॉटम एक्सट्रीम फाइबर के लिए, ठीक है। तो दो वैल्यूज होंगी, एक एस टॉप और एक एस बॉटम होगा। अगर शेप सिमेट्रिक है तो दोनों सेम होंगी, तो एक ही वैल्यू होगी। वैल्यूज ऑफ एस एक्स फॉर स्टैंडर्ड रोड शेप्स आर टेबलेटेड इन डायमेंशन एंड प्रॉपर्टीज टेबल इन द मैनुअल। तो एस एक्स की जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट शेप्स के लिए वो मैनुअल के अंदर जो टेबल्स हैं डायमेंशन एंड प्रॉपर्टीज़ के उसमें गिवन है। क्लोजर फार्मूला इज़ वैलिड एज लॉन्ग एज द लोड्स आर स्मॉल एनफ दैट द मटेरियल रिमेन विद इन इलास्टिक रेंज। तो क्लोजर फार्मूला के डेरिवेशन में हमने जो है वो ये ज्यूम किया था कि मटेरियल जो है इलास्टिक रेंज के अंदर रहेगा, ठीक है। फॉर स्ट्रक्चरल स्टील दिस मीन्स दैट एफ मैक्स मस्ट नॉट एक्सीड एफ वाई। स्ट्रक्चरल स्टील के लिए इस अजम्पशन का मतलब यह है कि जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है स्टीम फाइबर्स के अंदर वो यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा ना हो। एंड दैट द बेंडिंग मोमेंट मस्ट नॉट एक्सीड एम वाई इज इक्वल टू एफ वाई एस एक्स। तो एफ वाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्स बेंडिंग मोमेंट है उससे एक्सीड ना करें, ठीक है। जो बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं आप वो अगर इस वैल्यू से कम रहेगी तो एफ मैक्स जो है वो एफ वाई से कम रहेगी। अगर आप जो बेंडिंग मोमेंट है वो इंक्रीज़ कर देंगे इस वैल्यू से तो जो स्ट्रेस है फ्लेक्सिबल स्ट्रेस एक्सट्रीम फाइबर्स के अंदर वो यील्ड स्ट्रेस से इंक्रीज़ कर देगा। इसमें एम वाई जो बेंडिंग मोमेंट दैट ब्रिंग्स द बीम टू द पॉइंट ऑफ लोडिंग यील्डिंग। एम वाई इज़ द बेंडिंग मोमेंट दैट ब्रिंग्स द बीम टू द पॉइंट ऑफ यील्डिंग। एम वाई वो बेंडिंग मोमेंट है जो कि अगर आप अप्लाई करें किसी भी बीम के ऊपर, किसी क्रॉस सेक्शन के ऊपर, तो एक्सट्रीम फाइबर जो है वो उनको यील्डिंग पॉइंट पर ले आएगी, ठीक है। मीन इतनी बेंडिंग मोमेंट है कि जब ये अप्लाई होगी तो बीम के एक्सट्रीम फाइबर्स के अंदर यील्डिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अगर आप यील्डिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं मीन्स जो स्ट्रेस है वो एफ वाई से कम रखना चाहते हैं तो हम मोमेंट जो है वो इससे कम रखेंगे, ठीक है, एफ वाई एस एफ। तो ये वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है जो कि बीम को पॉइंट ऑफ यील्डिंग तक ले आएगी। In figure on next slide, a simply supported beam with a concentrated loads at mid span is shown at successive stages of loading। तो यहाँ पे एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर मिड स्पैन के ऊपर एक पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है। इसको सक्सेसिव जो इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं उन पे जो है वो इसको एक्सप्लेन किया गया। ये डब्ल्यू शेप क्रॉस सेक्शन है इसका। वंस यील्डिंग बिगिंस the distribution of stress on the cross section will no longer be linear and yielding will progress from the extreme fibers toward the neutral axis। इनिशियली जब हमने लोड अप्लाई किया, ठीक है, ये लोड इतना स्मॉल है कि इसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, फिर फ्लोजरल स्ट्रेस, मैक्सिमम फ्लोजरल स्ट्रेस जो एक्सट्रीम फाइबर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो एफ वाई से कम है, ठीक है। तो हमने लोड जो है वो इतना जो है वो अप्लाई किया है कि इस वजह से जो मैक्सिमम फ्लोजरल स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस से कम है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेज में लोड को इंक्रीज़ कर दिया, लोड को इंक्रीज़ करके उस पॉइंट पे ले आए कि अब जो स्ट्रेस है एक्सट्रीम फाइबर्स के अंदर वो यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो गई है, ठीक है। मीन जो एक्सट्रीम लेयर्स हैं वो यील्ड कर रही हैं, ठीक है, उनमें यील्डिंग प्रोड्यूस हो गई है, उसमें जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो गई है। जब यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस जो वो क्रॉस सेक्शन वो लीनियर नहीं रहेगी, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पॉइंट के बाद जब एक्सट्रीम लेयर्स यील्ड कर गई उसके बाद जब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वो लीनियर नहीं रहेगी। उसके बाद अगर आप फर्दर लोड इंक्रीज़ करते हैं
तो उसकी वजह से यील्डिंग जो है, जो स्टीम लेयर्स के अंदर स्ट्रेस जो है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। स्ट्रेस जो है वो ठीक है जी। उस स्टेज के फर्दर आप अगर लोड इंक्रीज़ करते हैं तो यील्डिंग जो है वो अब एक्सट्रीम लेयर्स के अलावा जो उस बाकी लेयर्स हैं उससे बिलो जो लेयर्स हैं या टॉप लेयर के अलावा जो उससे अबव लेयर्स हैं, यहाँ तक ये सारी लेयर्स जो हैं वो यील्ड कर रही हैं, ठीक है। यील्डिंग जो है वो न्यूट्रल एक्सिस की तरफ पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो अब यहाँ पे FY से ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकती। तो अब यील्डिंग जो है वो इससे ज़्यादा अगर आप लोड इंक्रीज़ करते हैं तो यील्डिंग जो है वो न्यूट्रल एक्सिस दोनों साइड से न्यूट्रल एक्सिस की तरफ पेनिट्रेट कर दिया। मीन्स पहले तो सिर्फ स्टेज A B तक जो है सिर्फ ये वाली लेयर जो टॉप लेयर है और जो बॉटम लेयर है उसके अंदर यील्डिंग प्रोड्यूस होगी, लेकिन जब आपने उससे फर्दर लोड इंक्रीज़ किया तो यील्डिंग जो है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट होगी। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन के अंदर हाईलाइटेड पोर्शन है, हाइट पोर्शन है, ये यील्ड कर चुका है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो FY के इक्वल ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। आप फर्दर लोडिंग नहीं करते हैं तो यील्डिंग जो है वो न्यूट्रल एक्सिस तक पहुँच रही है। अब यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो कंप्लीट यील्ड कर गया, ठीक है। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो वो अब इस तरह से हो रही है, ठीक है। Once yielding begins, the distribution of stress on the cross section will no longer be linear and yielding will progress from the extreme fiber towards the neutral axis. तो yielding जो है वो extreme fiber से neutral axis की तरफ progress करेगी। At the same time, the yielding region will extend longitudinally from center of the beam as the bending moment reaches MY at more locations. अब यहाँ पे longitudinally भी yielding जो है वो increase हो रही है, ठीक है। पहले तो सिर्फ यहाँ पे स्टेज पे सिर्फ सेंटर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला क्रॉस सेक्शन था सिर्फ वो यील्ड कर रही है। अब यील्डिंग जो है वो न्यूट्रल एक्सिस की तरफ पेनिट्रेट कर रही है और लॉन्गिट्यूडनली भी उस क्रॉस सेक्शन से वे भी मूव कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यील्डेड, ये सारा रीजन जो है वो यील्डेड है, ठीक है। दिस यील्डेड रीजन आर इंडिकेटेड विद डार्क एरिया इन द फिगर सी एंड डी। ये यील्डेड रीजन जो वो डार्क एरिया से जो डार्क एरिया नज़र आ रहे हैं सी एंड डी, ये यील्डेड पोर्शन है, ठीक है। यील्डिंग जो वो इतनी इंक्रीज हो गई है। इन फिगर सी द यील्डिंग हैज़ प्रोग्रेस इनटू द वेब। फिगर सी के अंदर यील्डिंग जो वेब के अंदर प्रोग्रेस कर गई है, ठीक है। और डी के अंदर ये मैक्स पूरा क्रॉस सेक्शन बिल्ड कर दिया। इन फिगर डी द इंटायर क्रॉस सेक्शन हैज़ यील्डेड। The additional amount required to bring the beam from stage B to stage D is 10 to 20% of the yield moment My for W shapes. तो जो एडिशनल मोमेंट रिक्वायर्ड है इस बीम को B पॉइंट से D पॉइंट तक लाने के लिए वो My का 10 to 20% होती है W shapes के लिए। When stage D has been reached, any further increase in the load will cause collapse. स्टेज D के बाद फर्दर अगर आप लोड इंक्रीज करेंगे तो बीम collapse कर देगा। Since all the elements of the cross section have reached the yield plateau and the stress strain curve, तो क्योंकि सारे जो एलिमेंट्स हैं इस स्टेज पे जो सारे एलिमेंट्स हैं मीन दोनों फ्लैंजेस और वेब जो है वो यील्ड पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। A plastic hinge is said to have formed at the center of the beam, and this hinge along with the actual hinges at the end of the beam constitute an unstable material. इस स्टेज पे यहाँ पे एक प्लास्टिक हिंज जो है वो
प्रोड्यूस होगी, इसके अबाउट रोटेशन जो है वो हो सकती है, क्योंकि पूरा मटेरियल जो वो यील्ड कर गया तो वहाँ पे रोटेशन जो है पॉसिबल है। तो क्योंकि दोनों एंड्स के ऊपर भी रोटेशन पॉसिबल है, सेंटर पे भी रोटेशन पॉसिबल है, तो ये एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, बीम जो है कोलैप्स हो जाता है। ड्यूरिंग प्लास्टिक कोलैप्स द मैकेनिज्म मोशन विल बी शोन इन फिगर फोर। इस तरह से हम इसको प्लास्टिक हिंज को शो करते हैं। स्टेज डी के अंदर जो यहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रही है यील्डिंग की वजह से, उसको हम इस तरह से जो है शो करते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस बेस्ड ऑन ए कंसिडरेशन ऑफ क्लास मैकेनिज्म इज कॉल्ड प्लास्टिक एनालिसिस। इस मैकेनिज्म के बेसिस पे जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं उसको हम प्लास्टिक एनालिसिस कहते हैं। द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी विच इज द मोमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्लास्टिक हिंज कैन इजीली बी कंप्यूटेड फ्रॉम ए कंसिडरेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी वो मोमेंट जो कि रिक्वायर्ड है प्लास्टिक हिंज फॉर्म करने के लिए, ठीक है, वो आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ से आप जो वो फाइंड कर सकते हैं। इस स्टेज पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ से आप प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। मीन वो मोमेंट जो रिक्वायर्ड है बीम को प्लास्टिक कोलैप्स तक लाने के लिए, प्लास्टिक हिंज फॉर्म करने के लिए जो मोमेंट रिक्वायर्ड है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसिडर कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस एट प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी आर शोन इन फिगर। कंप्रेसिव और फ्लेक्सिबल जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्रॉस सेक्शन है जो कि जिसमें प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई है, ठीक है। प्लास्टिक हिंज फॉर्म होने उस स्टेज पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से हुई, ठीक है। पूरे जो चूँकि जो सारी लेयर्स हैं वो यील्ड कर गई हैं, तो सारी लेयर्स के अंदर जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस के इक्वल होगी, ठीक है। टॉप पे भी और बॉटम पे भी, टॉप पे ये कंप्रेशन में होगी और बॉटम पे ये टेंशन में होगी। तो इन स्ट्रेसेस की जो रिजल्टेंट फोर्स है कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी आप फाइंड कर सकते हैं इस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है जी। एरिया कैलकुलेट कर लेंगे अगर हम, तो एरिया को हम जो है वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी, ठीक है। ए सी मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेस, ठीक है। टोटल क्रॉस सेक्शन ये यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जितना भी क्रॉस सेक्शन है एरिया है, इसको हम ए सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो एरिया जो कंप्रेशन के अंदर है उसको हम यील्ड स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। जो कंप्रेसिव फोर्स हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह जो बॉटम पोर्शन है इसमें टेंसाइल फोर्स है जो कि टेंसाइल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया इन टेंशन, ठीक है। जो नीचे वाला पोर्शन का एरिया है इसको हम ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेस जो वो चूँकि एफ वाई है तो ए टी मल्टीप्लाई एफ वाई इज इक्वल टू टी, जो टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रही है बॉटम पोर्शन के ऊपर इस स्ट्रेस की वजह से। AC is the cross-sectional area subjected to compression and AT is the area in tension. These are the areas above and below the plastic neutral axis which is not necessarily the same as the elastic neutral axis. अब ये plastic neutral axis है, ठीक है। plastic neutral axis से ऊपर जो एरिया है वो compression में है, उसको हम AC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इससे नीचे जो एरिया है उसको हम AT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि टेंशन में है। These are the areas above and below the plastic neutral axis. From equilibrium of forces, अगर आप equilibrium कंडीशन ऑफ फोर्सेस सेलेक्ट करते हैं, एक्टिव कंडीशन ऑफ फोर्सेस, उसमें सी और टी सेम होने चाहिए, ठीक है। सी इज इक्वल टू टी, ये वैल्यूज पुट कर दें। इसमें आप देख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। हवाई जंग सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ए सी इज इक्वल टू ए टी। इसका मतलब है कि जो एरिया इन कंप्रेशन है और जो एरिया इन टेंशन है वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। दिस द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड्स द क्रॉस सेक्शन इनटू टू इक्वल एरियाज। तो इसका मतलब यह है कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो ऐसी पोजीशन के ऊपर लाई कर रहा होगा कि वो एरियाज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से दोनों साइड पे जो एरियाज़ हैं वो सेम है। यहाँ पे हमने डिटरमिन कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल एक्सिस उस पॉइंट पे ऊपर लाई करेगा कि जहाँ पे ये दोनों एरियाज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, टोटल एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। For shapes that are symmetrical about the axis of bending, the elastic and plastic neutral axis are the same. Symmetrical shapes जो एक्सिस ऑफ बेंडिंग है उस एक्सिस के अबाउट में, यहाँ पे हम एक्सिस ऑफ बेंडिंग जो एक्स एक्सिस ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर बेंडिंग हो रही है सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस दोनों सेम हैं। The plastic moment MP is the resisting couple formed by the two couple equal and opposite forces. MP जो plastic moment कैपेसिटी है वो आप इन कपल फोर्सेस की मोमेंट से फाइंड कर सकते हैं। कपल मोमेंट फाइंड कर लें इन फोर्सेस की सी और टी की, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर ए है तो आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं कपल मोमेंट। MP इज इक्वल टू फोर्स इंटू ए
ठीक है, कोई भी फोर्स ले सकते हैं। कपल फोर्सेस की जब मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप सी ले रहे हैं या टी ले रहे हैं, उसको ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम सी ले लेते हैं, एफ वाई एम पी इज इक्वल टू एफ वाई, जो कपल मोमेंट है जिसको हम प्लास्टिक मोमेंट कहते हैं, मीन वो मोमेंट जो बीम को इस स्टेज तक लेके आ रही है, वो एफ वाई इंटू ए सी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, जो फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्टेंस जो है वो ए है। या अगर आप टी यूज़ करते हैं फोर्स, तो ये इक्वेशन बनेगी एफ वाई ए टी इंटू ए। ठीक है, ये टी इंटू ए डी डिस्टेंस, तो इसको आप रीअरेंज करके ले सकते हैं। एफ वाई इज इक्वल टू एम पी इज इक्वल टू एफ वाई इंटू ए बाई टू। ए सी को या ए टी को आप ए बाई टू से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ए सी और ए टी दोनों सेम है और ये टोटल एरिया का हाफ है। इसमें कैपिटल ए बाई टू इंटू ए को हम जो है वो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एम पी हमारे पास इक्वल हो जाएगी एफ वाई इंटू जेड। ठीक है, जेड जो है वो एक प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है। ठीक है, एस जो था वो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस था। ठीक है, उससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो मोमेंट आपके पास आएगी जो कि रिक्वायर्ड है एक्सट्रीम लेयर्स के अंदर यील्डिंग प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, पूरे क्रॉस सेक्शन को के अंदर यील्डिंग प्रोड्यूस करने के लिए जो मोमेंट रिक्वायर्ड है, इसको हम प्लास्टिक मोमेंट कहते हैं। मीन्स प्लास्टिक स्टेज तक लाने के लिए जो मोमेंट रिक्वायर्ड है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसको हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ वाई को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी आएगी, यील्ड मोमेंट कैपेसिटी जो है वो आएगी जब आप इसको एस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें। फॉर द बिल्ट ऑफ शेप शोन इन फिगर, determine the elastic section modulus S and the yield moment My. The plastic section modulus as Z and the plastic moment MP. Bending is about x-axis and the steel is A572 grade 50 steel. ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन गिवन है, इसके लिए हमने इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड करना है और यील्ड मोमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस Z फाइंड करना है और प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी MP फाइंड करना है। Because of symmetry, the elastic neutral axis, the x-axis is located at the mid depth of the cross section. क्योंकि क्रॉस सेक्शन जो सिमेट्रिकल है, तो एक्स एक्सिस जो ये लाई कर रहा है ये सेंटर के ऊपर मिड डेप्थ के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, जो कि सेंट्रोइड की लोकेशन भी है। The moment of inertia of the cross section can be found by using the parallel axis theorem, and the results of the calculations are summarized in tabular form. इस शेप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एक्सिस व पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर आपको पढ़ा है। जो रिजल्ट्स हैं कैलकुलेशन है वो टेबलर फॉर्म में करते हैं। उसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं शेप को इस तरह। यहाँ पे हमारे पास टॉप फ्लैंज, वेब और बॉटम फ्लैंज, ये तीन कंपोनेंट्स हैं। हर एक का हम सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड करते हैं और फिर उनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फ्लैंज, टॉप फ्लैंज का आई जो है वो आई बार फाइंड करते हैं बी एच के ओवर 12 से, क्योंकि टॉप फ्लैंज जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बी एच के ओवर 12 से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह बॉटम फ्लैंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बी एच के ओवर 12 से फाइंड कर सकते हैं, और जो वेब है इसका भी बी एच के ओवर 12 से। तीनों शेप जो है वो क्योंकि रेक्टेंगुलर हैं तो हम बी एच के ओवर फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लैंज जिसके और वेब के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आ जाएंगे। उसके बाद हम एरिया लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्लैंज का एरिया, वेब का एरिया और नीचे वाले बॉटम फ्लैंज का एरिया। ठीक है, 8 × 1 और वेब का एरिया जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाई हाफ इंचज़ और बॉटम फ्लैंज का एरिया 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इंचज़। ठीक है, तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। वेब का एरिया जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं या ना भी लिखें, उसका आगे बताता हूँ क्यों नहीं यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद डी है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट शेप एंड इंटायर क्रॉस सेक्शन। उसके बाद डी डिस्टेंस आएगा। डी डिस्टेंस क्या है, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनके सेंट्रॉइड और जो इंटायर क्रॉस सेक्शन है उसके सेंट्रॉइड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप जो है वो यहाँ पे लिखेंगे डी। अब यहाँ पे जो टॉप फ्लैंज अगर आप कंसिडर करते हैं, टॉप फ्लैंज का सेंट्रॉइड जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा होगा मिड डेप्थ के ऊपर, मीन ये 1 इंच के हाफ पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला जितना जो है ये डिस्टेंस है ये 1 फीट का हाफ है, मीन ये 6 इंचज़ है। ठीक है, 6 इंचज़ ये और 0.5 आगे वाला ऐड कर देंगे
तो सेंट्रॉइड से इस फ्लैंज के सेंट्रॉइड से ओवरऑल शेप जो है उसके सेंट्रॉइड तक डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंचज़ प्लस हाफ इंच हम ये वाले ऐड करेंगे सेंटर तक जाने के लिए। तो ये 6.5 इंचज़ आ गए। ठीक है, तो ये 6.5 इंचज़। इसी तरह जो बॉटम फ्लैंज है उसके भी सेंट्रॉइड से ओवरऑल शेप के सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है वो 6 इंचज़ 6.5 इंचज़ बन जाएगा। उसके बाद वेब का सेंट्रॉइड और जो ओवरऑल शेप का सेंट्रॉइड है वो एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, तो इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये टर्म कैलकुलेट करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए I बार प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, पहले आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया इसके कंपोनेंट शेप के अपने सेंटर एक्सिस के अबाउट। ठीक है, उसको आपने ट्रांसफ़र करना है ओवरऑल शेप के जो सेंट्रॉइड एक्सिस है वहाँ पे। ठीक है, जो इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड है सेंटर पे जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया BH/12 से, और उसको आपने ट्रांसफ़र किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करते हुए इस एक्सिस के ऊपर। उसके लिए हम जो है वो ये टर्म ऐड कर देते हैं AD स्क्वायर वाली। ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इंडिविजुअल शेप का फाइंड किया है, ठीक है, उसके अपने एक्सिस के अबाउट उसको इस एक्सिस पे ट्रांसफ़र करने के लिए हम AD स्क्वायर वाली टर्म ऐड करेंगे। इसमें A जो है वो एरिया है उस कंपोनेंट का, और जो D है वो उस कंपोनेंट के सेंट्रॉइड से ओवरऑल शेप के सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस है। तो ये टर्म आप ऐड कर देते हैं I बार प्लस AD स्क्वायर। फ्लैंज के लिए भी आ जाएगा, टॉप फ्लैंज के लिए भी, बॉटम फ्लैंज के लिए भी, और वेब के लिए भी आ जाएगा। वेब के लिए जो है AD स्क्वायर वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि D डिस्टेंस जो वो 0 है। एरिया जितना भी होगा वो D डिस्टेंस 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे एरिया जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो ये इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, एरिया तीनों जो कंपोनेंट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने एक्स एक्सिस के अबाउट फाइंड किए हैं उनको ऐड कर देंगे, तो वो टोटल शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, ये इंचज़ के अंदर है सारी वैल्यूज़, तो ये इंच पावर 4 के यूनिट्स में आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, 749.4। तो सेक्शन मॉडल्स आप फाइंड कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई C। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फाइंड कर लिया, और जो C है वो आप फाइंड कर सकते हैं सेंट्रॉइड से एक्सट्रीम लेयर तक का डिस्टेंस। ठीक है, जो कि यहाँ पे 6 इंचज़ प्लस 1 इंचज़ है। ठीक है, इस 12 इंचज़ का हाफ। ठीक है, और उसके अंदर 1 इंच ऐड कर देंगे, यहाँ सेंटर से एक्सट्रीम यहाँ तक का डिस्टेंस, या इस एक्स एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने फाइंड करना, जो कि यहाँ पे हमारे पास है 6 इंचज़ प्लस 1 इंच 7 इंचज़। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इंचज़ आ गए। तो I/C से आप सेक्शन मॉडल्स फाइंड कर लेंगे, इंच क्यूब के यूनिट्स के अंदर आंसर आ जाएगा। उसके बाद यील्ड मोमेंट फाइंड कर लेंगे, My = FYL तो S से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, FY 50 के S सही है, ग्रेड 50 स्टील है, तो FY की 50 107। तो ये इंच क्यूब्स के यूनिट्स में आपके पास मोमेंट आ जाएगी। इसको फीट क्यूब्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फीट क्यूब्स में कन्वर्ट कर लें। तो ये आपके पास वो ये मोमेंट है। इतनी मोमेंट अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्रॉस सेक्शन जो है वो यील्ड कर देगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन B है, आपने प्लास्टिक सेक्शन मॉडल Z फाइंड करना है, और प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी MP फाइंड करना है। Because this shape is symmetrical about x-axis, this axis divides the cross section into equal areas and is therefore the plastic neutral axis। क्योंकि शेप जो एक्स एक्सिस का बहुत सिमेट्रिकल है, ठीक है, ऊपर भी उस तरह की शेप है जितनी इस तरह के नीचे। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस जो है वो पूरी शेप को 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जब एक्स एक्सिस दोनों शेप्स को पूरी शेप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्योर प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस भी यही है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस है यही प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है। दिस सेंट्रॉइड ऑफ द टॉप एरिया कैन बी फाउंड बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। जो अब हमने टॉप एरिया जो बन रहा है न्यूट्रल जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका सेंट्रॉइड हमने फाइंड करना है। ठीक है, वो फाइंड करने के लिए हम जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया को यूज़ करते हैं, जो कि आपने इंजीनियर मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा था। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आप कैलकुलेट करते हैं
कंपोनेंट शेप्स का और उसको इक्वल करते हैं ओवरऑल शेप के फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया से। तो वहाँ से आप जो है वो जो टॉप पोर्शन है अनसिमेट्रिकल शेप जो है उसका आप सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा पर्पस है इस जो हाफ एरिया है इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। दो कंपोनेंट हैं, एक फ्लैंज है और एक वेब का ये हाफ पोर्शन है। ठीक है, सबसे पहले एरिया आ जाएगा, फ्लैंज का एरिया, वेब का एरिया इंच स्क्वायर में। उसके बाद वाई आ जाएगा। आप कोई भी एक एक्सिस सेलेक्ट करते हैं, रेफरेंस एक्सिस, आप उस एक्सिस के अबाउट फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ पे जो है वो एक्स एक्सिस को ही रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट आप फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होता है किसी भी एक्सिस से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एरिया से। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया आ जाता है। तो फ्लैंज का एरिया जो हमने कैलकुलेट किया ए, जो कि यहाँ पे हमने पिछले टेबल में कैलकुलेट किया था 8 इंच स्क्वायर। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सेंट्रॉइड से एक्स एक्सिस के डिस्टेंस के साथ। ठीक है, जो कि बनता है हमारे पास कितना बनता है, जो डी हमने कैलकुलेट किया था वही ये डिस्टेंस बनता है 6.5। तो 6.5 डिस्टेंस आ गया। उसके बाद वेब का डिस्टेंस, वेब का जो हाफ पोर्शन है इसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना बनता है 3 इंच। टोटल 6 इंचज़ है तो ये 3 इंच। उसके बाद इनको आप एरिया को भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वाई आप कैलकुलेट कर लेंगे, मीन्स ए को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 6.5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया ए वाई। इसमें ये हमारे पास हर इंडिविजुअल कंपोनेंट का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, इनको हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये टोटल जो शेप है, जो हाईलाइटेड शेप है, इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो उसके बाद हमने इंजन मैकेनिक्स का फार्मूला पढ़ा था वाई बार इक्वल टू सिग्मा वाई प्राइम ए ओवर सिग्मा ए। ठीक है, इसमें वाई प्राइम जो हम उसको वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वाई आ जाएगा। सिग्मा ए वाई जो है वो ये यहाँ से आ जाएगी वैल्यू और सिग्मा ए यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपने सेंट्रॉइड लोकेट कर लिया इस हाफ पोर्शन का। ठीक है, हाफ पोर्शन का सेंट्रॉइड आपने फाइंड करना था, वो आपने फाइंड कर लिया। वाई बार जो है वो 5.5545 इंच, मीन्स ये जो सेंट्रॉइड है वो इस एक्स एक्सिस से 5.545 इंचज़ अबव है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की जो रिजल्टेंट एक्ट कर रहा होता है वो सेंट्रॉइड के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, इसलिए हमने सेंट्रॉइड फाइंड किया। ठीक है, जो दोनों जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एफ वाई प्लास्टिक मोमेंट के ऊपर। ठीक है, जब हिंज फॉर्म हो रही है उस वक्त जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो ए हमें चाहिए था, हमने फार्मूला जो पढ़ा था उसमें स्मॉल ए था, जो वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, वो वाई बार जो हमने फाइंड किया है। ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली दो फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस एंड कंप्रेशन और टेंशन, उनके दरमियान डिस्टेंस है। तो जो कंप्रेशन फोर्स होगी वो इस एरिया ऊपर टॉप एरिया के सेंट्रॉइड पे एक्ट कर रही होगी और जो टेंशन फोर्स है वो बॉटम एरिया के सेंट्रॉइड पे एक्ट कर रही होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने टॉप एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड किया है। बॉटम एरिया का सेंट्रॉइड भी उतने ही डिस्टेंस के ऊपर होगा क्योंकि शेप जो है वो सिमेट्रिकल है। तो ये न्यूट्रल प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस मीन्स सी फोर्स तक का डिस्टेंस जो है वो वाई बार है और नीचे वाला डिस्टेंस भी वाई बार है। तो वाई बार प्लस वाई बार से हम ए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वाई बार को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ए डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, मीन जो कंप्रेशन और टेंशन फोर्सेस हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो एज स्मॉल ए जो जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 11.09। इसको फार्मूले में पुट कर दें। पहले प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स फाइंड कर लें। Z इज इक्वल टू कैपिटल A/2 इंटू ए। ठीक है, कैपिटल A/2 जो 11 है। ठीक है, टोटल जो एरिया है शेप का वो 22 इंच स्क्वायर, उसको हाफ कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद स्मॉल ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपके पास जो है वो प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स को Z से मल्टीप्लाई करके
सॉरी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस को आप वाई से मल्टीप्लाई करके प्लास्टिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इंच क्यूब्स के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं फीट क्यूब के यूनिट्स में तो आप कन्वर्ट कर लें। तो ये आपके पास प्लास्टिक मूवमेंट आ गई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर इस क्रॉस सेक्शन को पूरे क्रॉस सेक्शन को यील्ड पॉइंट तक लाने के लिए मीन प्लास्टिक एक्सचेंज फॉर्म करने के लिए जो मोमेंट रिक्वायर्ड है वो है 6100 इंच क्यूब्स या 508 फीट क्यूब्स, ठीक है। इतनी मोमेंट अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो क्रॉस सेक्शन है वो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी तक प्लास्टिक मोमेंट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। मीन उसमें जो सारे लेयर्स हैं वो यील्ड कर जाएंगे। और अगर आप इतनी मोमेंट अप्लाई करेंगे जो हमने MY फाइंड किया 446 के फीट क्यूब, तो इतनी मोमेंट अप्लाई करने से जो एक्सट्रीम लेयर्स हैं उनके अंदर यील्डिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसको हम यील्ड मोमेंट कहते हैं, यील्ड मोमेंट कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है। मीन्स इतनी मोमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम अगर आप जो है वो स्ट्रेस जो है वो किसी भी लेयर के अंदर स्ट्रेस जो है वो वाई से इंक्रीज़ नहीं करना चाहते। और आप जो है वो प्लास्टिक मोमेंट जो प्लास्टिक हिंज तक लेके आना चाहते हैं क्रॉस सेक्शन को, तो आप उसके ऊपर इतनी मोमेंट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो इसको हम प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। मीन्स इतनी मोमेंट जो क्रॉस सेक्शन जो है वो बियर कर सकता है प्लास्टिक हिंज तक आने से पहले, ठीक है। और जो MY है इसको हम यील्ड मोमेंट कैपेसिटी कहते हैं। ये इतनी मोमेंट जो है वो बियर कर सकता है यील्डिंग से पहले, ठीक है। इससे इसके इक्वल या इससे ज़्यादा अगर आप मोमेंट अप्लाई करेंगे तो क्रॉस सेक्शन यील्ड कर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करेंगे जी। some major axis hemisphere axis